अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या होती है। सो पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या है, द मोशन, ठीक है, विच इज़ रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो बेसिकली हमारे पास पीरियोडिक मोशन जो है वो एक ऐसी मोशन है जो कि अपने आप को रिपीट करती है बार बार आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक ख़ास टाइम के बाद। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, राइट। अब हम देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। तो वाइब्रेटरी मोशन से मुराद हमारे पास यहाँ पर है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, हमने इस पेंडुलम को जो है बेसिकली हमने हैंग कर दिया है इस तरह से। तो ये जो पेंडुलम हमारे पास है ये इस वक्त यहाँ पर मेन पोजीशन पर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग मेन पोजीशन। ठीक है, सो अगर हमारे पास ये पेंडुलम बेसिकली मूव करने लगे तो इसकी जो मोशन है इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लाकर रिलीज करेंगे। सो ये जो मोशन है इसकी इस तरह से परफॉर्म होगी, राइट। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे कि बॉडी परफॉर्म कर रही है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन, the periodic motion in which the acceleration is proportional to the displacement and it is directed towards the mean position, example motion of simple pendulum। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली हमारे पास टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, तभी हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं माइनस। ठीक है, और इसकी मिसाल है सिंपल पेंडुलम हो गया हमारे पास, या फिर मास स्प्रिंग सिस्टम वगैरह हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है बेसिकली, तो डिस्प्लेसमेंट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखें तो जो कम से कम फासला है वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम एक पेंडुलम को अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको यहाँ तक लेकर आते हैं थोड़े से फासले पर, तो ये बॉडी जो है, ये पेंडुलम जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ठीक है, और अगर मैं इसी को जो है मैक्सिमम पर लेके आ जाऊँ तो ये बन जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन ईदर साइड। ठीक है, ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेन पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो जब बॉडी मैक्सिमम फासला कवर करेगी, यानी कि जब बॉडी जो है वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को आमतौर पर एक्स नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। अच्छा, हमारे पास उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, वो ये कि वाइब्रेटरी मोशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जब उन कंडीशंस को बॉडी फुलफिल करती है तो जाहिर सी बात है फिर हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन को। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि वाइब्रेटरी मोशन के लिए सिस्टम में जो है वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अगर सिस्टम में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी तो वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास जो है बेसिकली परफॉर्म नहीं हो रही होगी, राइट। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। एंड नंबर टू हमारे पास ये है कि सिस्टम के पास जो है इनर्शिया का होना लाजमी है। तो सिस्टम हैज़ इनर्शिया। ठीक है, सिस्टम के पास इनर्शिया का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के जानिब। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होता है बेसिकली, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास बेसिकली क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ये एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, इन विच एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
तभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस एज साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव से, यानी कि साइन वेव से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं साइन वेव है ये, और ये कहलाता है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, राइट। तो इसको हम पढ़ते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। तो इसकी मदद से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है नंबर 1, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम की मोशन को देख रहे हैं तो वो क्या है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। फिर हमारे पास है कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल विच मूव ओवर अ सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो भी परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। सो ये मिसालें किसकी हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केस नंबर 1 देखने जा रहे हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बेसिकली उसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में देख सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने कहा कि प्रोजेक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, हमने उसको देखा। तो इसी तरीके से हमारे पास बेसिकली और भी बॉडीज हैं, जैसे मोशन ऑफ अ कनेक्टेड विद द एंड ऑफ ए स्प्रिंग, सही, हमने एक बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है बेसिकली स्प्रिंग की मदद से। और भी हमारे पास है सिंपल पेंडुलम है, इन तमाम की मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नंबर 1, जो कि हमारे पास है मोशन ऑफ अ बॉडी कनेक्टेड विद द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। तो इसके पिक्चर कुछ यूँ है, हमारे पास बेसिकली एक सरफेस है, ठीक है, हमने एक स्प्रिंग के मदद से एक बॉडी जिसका मास m है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस बॉडी का मास है m। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी इस सरफेस पर रखी हुई है, सो बताइए कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ये जो m है, बॉडी जिसके मास m है, ये हमने इसको प्लेस किया हुआ है। तो अब इसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक है, राइट। तो सबसे पहली बात ये कि द टाइप ऑफ मोशन अकर्स, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखने जा रहे हैं हम। द टाइप ऑफ मोशन अकर्स व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई फोर्स है जो कि बॉडी पर एक्ट हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन से। तो अभी ये इस वक्त जो बॉडी है यहाँ पर हमारे पास ये मेन पोजीशन पर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैंने इसको m से लिख दिया, मेन पोजीशन, ठीक है। तो अगर इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करते जाएगी, राइट। अब जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल्स माइनस के एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है हुक्स लॉ, वेयर K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और K इसमें हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड किस पे करेगा, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो इस K की जो वैल्यू है ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करती है, हमारे पास ये टोटली डिपेंड करती है स्प्रिंग के नेचर के ऊपर, कि स्प्रिंग जो है वो किस मटेरियल का बेसिकली बना हुआ है, राइट। और इसकी जो SI यूनिट बनती है वो है न्यूटन पर मीटर। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पर हमारे पास K है, हमें चाहिए इसकी यूनिट, तो x को हमें लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो ऊपर है फोर्स और नीचे है x, तो फोर्स यूनिट न्यूटन और नीचे है डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा मीटर। कहते हैं कि इफ़ स्प्रिंग इज कट, अगर हमने स्प्रिंग को कट किया इनटू पीसेस, द वैल्यू ऑफ K इज चेंज, तो K की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तब्दील हो जाएगी, ठीक है, अगर हम स्प्रिंग को कट करेंगे। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पर हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि मेन पोजीशन पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम होती है। एंड इट इज़ ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है हमारे पास ज़ीरो होती है, ठीक है।
पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बेसिकली एक्सट्रीम पर ज़ीरो होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो जिस पॉइंट पर जिस जगह वेलोसिटी मिनिमम है तो अल्टीमेटली वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होगी, मिनिमम होगी। और जिस जगह हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ठीक है, कहते हैं कि व्हेन द मास मूव्स क्लोजर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जो मास है वो करीब आ रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब वो आ रही है। ठीक है, द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कम होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द नेट रिस्टोरिंग फोर्स वैनिश, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा कि जो हमारे पास टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज द सिस्टम हैज़ नो एनर्जी लॉस, अगर सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, एज लॉन्ग एज द सिस्टम हैज़ नो एनर्जी लॉस, अगर सिस्टम को एनर्जी लॉस नहीं करेगी तो द मास विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट, वो जो मास है वो कंटिन्यू ऑसिलेट करते रहेगी। ठीक है, फिर कहते हैं कि द पीरियड दस द टाइम पीरियड फॉर मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज गिवन एस, तो टी बराबर है 2 पाई एम अपॉन के। सही है, तो ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड से मुराद क्या होता है? टाइम पीरियड से मुराद ये होता है बेसिकली जब हम इस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पे लाएंगे, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इसको हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये वापस आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन। सही है, तो बेसिकली ये हमारे पास कहलाता है वन वाइब्रेशन। तो जब कोई बॉडी एक चक्कर मुकम्मल कर ले तो हम कहते हैं बॉडी ने वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया है। राइट, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम चाहिए होता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, टी इज इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। राइट, फिर कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये याद रखना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है और जो फार्मूला है इसको आपने याद रखना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कहते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर अ मास स्प्रिंग फॉर अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज गिवन एज, तो ये हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1 अपॉन टी के बराबर। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को हमने यहाँ पर पुट किया तो 2 पाई नीचे आ गया, बाकी ये वाली चीज़ पूरी ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गई, क्योंकि एम अपॉन के था तो ऊपर आके के बाय एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। फिर कहते हैं द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आइसोक्रोनस। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? सो आइसोक्रोनस की मीनिंग होती है हमारे पास जिसमें द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट, जिसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होती है एम्पलीट्यूड के, यानी कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। एंड द इनिशियल फेज ऑफ द मोशन, एंड इनिशियल फेज पर भी डिपेंड नहीं करेगी। सही है, सो इसको हम कहते हैं आइसोक्रोनस। राइट, अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर्टी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल, ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल की, विच विल रिस्टोर, ठीक है ना, जो ये वापस हासिल कर सकती है टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिस्टॉर्शन। सो बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने जो है इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और हमने जो है इस स्प्रिंग की शक्ल ख़राब करी, तो जब हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये वापस अपने ही ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं इलास्टिक मटेरियल, और इस ये प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इलास्टिसिटी रखता है अपने पास, तो ये इलास्टिक मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि आई स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग की जो एग्जाम्पल है वो कैसी है? इलास्टिक ऑब्जेक्ट की है। व्हेन स्ट्रेच इट एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग द बैक। सही, जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं? वापस आते हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल हालत में। राइट, द रिस्टोरिंग फोर्स इज इन जनरल प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच डिस्क्राइब बाय हुक्स लॉ। तो ये जो स्ट्रेचिंग है और ये जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, ये आपस में किस तरह से
रिलेट होते हैं कि हमें बताता है हमें हुक्स लॉ। तो अब हम देखते हैं कि भाई हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, तो बेसिकली हुक्स लॉ हमारे पास है कि वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी is that it takes about twice as much force to stretch a spring, ठीक है, twice as far। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ही चाह रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली जो कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अगर आप जितना x को बढ़ाते जाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी में उतनी ज़्यादा जमा होगी, ठीक है। सो बेसिकली अब जब हम इसको हटाते हैं इस साइन को, तो यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट, और माइनस का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है हमारे पास वो वापस आ रही है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। डेट लीनियर डिपेंडेंस ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्ट्रेचिंग फोर्स इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये बेसिकली किस तरह डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ आएगा इसका कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर हमारे पास फोर्स है, ठीक है। सो अगर आप किसी एक पॉइंट पर इसका रेशियो देखें, यानी कि अगर आप इसको करें f ओवर x, तो बेसिकली ये आपको k मिलेगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्लोप क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इस लाइन की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, चाहे आप यहाँ से फाइंड आउट करें, कहीं से ये फाइंड आउट करें, स्लोप जो है बेसिकली कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो अगर हमारे पास स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब है के की वैल्यू कांस्टेंट है, स्लोप हमें क्या दे रहा है, के दे रहा है। तो लिहाजा हुक्स लॉ वो भी वही होता है जहाँ पर हमारे पास बेसिकली के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि स्प्रिंग जो है हमारा यूनिफॉर्म है। अगर स्प्रिंग हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर वहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग अगर यूनिफॉर्म है तो फिर वहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होता है, क्योंकि ये रिलेशन जो है हमेशा कायम रहती है, ठीक है, अगर स्प्रिंग आपके पास यूनिफॉर्म है। कहते हैं कि वेयर एफ इज इक्वल फोर्स इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो एफ हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स, के हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स हमारे पास है इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, के स्प्रिंग की लेंथ में कितना इजाफा हुआ है, राइट। सो हेयर इज द इलोंगेशन। तो एफ भी डिफाइन हो गया, के भी डिफाइन हो गया, एक्स भी डिफाइन हो गया, राइट। तो आपने याद रखना है बस सिंपल इक्वेशन एफ इज इक्वल्स के एक्स। तो इससे आप लोग तमाम चीज़ें एमसीक्यूज वगैरह में आप लोग चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर रिलेशन भी मैं करवाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल अगर हम देखें तो स्प्रिंग के केस में भी हमने क्या देखा है, एफ इज इक्वल्स के एक्स देखा है, राइट। तो के तो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हम रेशियो चेक करें तो F1 ओवर F2, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास x1 डिवाइड बाई x2, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो आमने सामने लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास टाइम पीरियड भी होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ये फॉर्मूला हमारे पास है टाइम पीरियड का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये जो मैस है ये स्क्वायर रूट के है ना, ये हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसके हम रेशियो चेक करेंगे तो ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल्स M1 डिवाइड बाई M2, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला बन सकता है शॉर्टकट। तो जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तो वहाँ पर ही बताऊंगा शॉर्टकट सारे, ठीक है, कि किस तरह से कम वक्त में आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि अ स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने एक मास अटैच किया हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास गिवन है
20 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज कर लिया हमने यहाँ तक। अ फोर्स, अ 10 न्यूटन फोर्स स्ट्रेच थ्रू 6 सेंटीमीटर। कहते हैं एक फोर्स है 10 न्यूटन की, जो कि कर क्या रही है, इसको स्ट्रेच कर रही है, कितना, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने m। तो ये वाली इसकी लेंथ पहले से कितनी है, 20 है, राइट। तो दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। और उसने अभी स्ट्रेच कितना कर दिया, स्ट्रेच अभी उसने किया, लेट्स से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास बेसिकली अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं 20 न्यूटन, तो लेंथ क्या होगी, हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और एक तरीका हमारे पास और भी है कि जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया 10 न्यूटन, ठीक है, तो इसको कह दें, चलें F1 कह देते हैं इसको, दिस इज F1 10 न्यूटन। तो इसमें इजाफा हुआ 6 सेंटीमीटर का, तो इसको आप कह दें X1 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसी सेम सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, फिर से ये हमारे पास है 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और अब हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स यहाँ से F2 जो कि 20 है, डबल है। तो बताएं X2 कितना आएगा, X2 यहाँ पे आएगा 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डबल होगा, 10 पर 6 था तो 20 पे कितना होगा 12, इसका डबल। तो अब ये फासला कितना बनेगा, ये फासला बनेगा 12 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या बनेगी इसकी, टोटल लेंथ बनेगी इसकी 20 प्लस 12, 20 प्लस 12, तो आंसर क्या आएगा 32 सेंटीमीटर। तो बिना फॉर्मूले से भी ये सॉल्व हो सकता है डायरेक्टली, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें, ठीक है। और अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो फिर आप डायरेक्टली रिलेशन लगाएंगे F1 ओवर F2, जो कि रेशियो बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है, X1 डिवाइडेड बाई X2। अब F1 की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है, और F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। X1 की वैल्यू हमारे पास है 6 और ये हो जाएगा X2। ये जो X2 हमने अभी लिखा है खुद से ही डबल किया हमने, ठीक है। तो अगर इसको आप चेक भी करेंगे ना फॉर्मूले से, तो भी X2 कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल करें, 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा X2 हमारे पास 12 सेंटीमीटर। देख लें, हम जो काम हमने डायरेक्ट किया था पहले, अब वो फॉर्मूले से भी साबित हो रहा है, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगा, तो सिंपल है, टोटल लेंथ हमारे पास, टोटल लेंथ इज इक्वल्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 12, दिस विल बिकम 32 सेंटीमीटर, जो कि हमने पहले यहाँ पे आंसर मार्क किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट भी थ्योरेटिकल हो सकता है, और अगर आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, X2 मालूम करें और देन जो प्रीवियस लेंथ थी उसमें आप इसको ऐड करवा दें, तो सिंपल आप हासिल कर लेंगे कितना जो लेंथ है वो इजाफा हुआ है, व्हाट विल बी द लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या होगी इस, ठीक है, फोर्स के ऊपर, राइट। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U, ठीक है। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास U थी। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे 10 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी हमने ये बताना है, सही है।
तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ, ठीक है, के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक एक्स से डायरेक्ट है, बाकी ये हाफ के हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर? आप सिंपल ये करेंगे, अब इसका बनाएंगे रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल्स एक्स, तो x1 स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी 1 डिवाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी 2, ठीक है, डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रिलेशन। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास फासला 2 सेंटीमीटर था तो एनर्जी u था। तो आप यहाँ पर पुट करें u, 1 की जगह पर u पुट करें, और x1 आपके पास कितना है? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। x2 हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो u जाएगा 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। दोनों पर तो मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी 2 हमें चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी 2 हमें रिक्वायर्ड है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। सो दिस विल बिकम 1/25, स्क्वायर भी था। सो यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी 2, 25 आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 u। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको याद होगा कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते थे कि हमारे पास एक सर्किल में एक पार्टिकल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता था सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन, और उसका जो प्रोजेक्शन है शैडो वो परफॉर्म करता था सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो आपने इसको साबित भी किया था, राइट। तो अगर वो पार्टिकल इस वक्त यहाँ पर होगा तो उसका शैडो यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। सो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो हमारे पास पार्टिकल है वो कहाँ पर है। तो पार्टिकल का शैडो बनता है डायमीटर पर, ठीक है, डायमीटर के ऊपर बनता है। तो ये जो पार्टिकल है इसकी जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या होती है? a इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स 2/f। ओमेगा हमारे पास किसके बराबर है? 2/f के बराबर है, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी है बेसिकली हमारे पास इसके बराबर है v इज इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अभी सारी चीज़ें डिराइव नहीं करनी होती क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, आपने डायरेक्ट इसको बेसिकली इस्तेमाल करना होता है, सही है। मतलब आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूलेस को, इन फार्मूलाज को बेसिकली आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ड्राइव करने बैठेंगे तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा, तो डायरेक्ट आप इसको यूज़ करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी हमारे पास 0 होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। एंड मीन पोजीशन पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ओमेगा एक्स नॉट होती है जो कि मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली बराबर होता है 2π/f के, 2π/ओमेगा के, ठीक है, 2π/ओमेगा के। और ये कैसे बना है? ये बेसिकली ऐसे ही बना है। ओमेगा हमारे पास क्या है? 2πf के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स 2πf, क्या होता है? 1/t, तो t नीचे आ जाएगा। f हमारे पास 1/t होता है, तो सिंपल f की जगह पर पुट कर दिया हमने 1/t। तो यहाँ से t को यहाँ पर भेजें तो 2π डिवाइड बाई ओमेगा आ जाएगा, सही है, सेम। एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो एनर्जी जो है बेसिकली पार्टिकल की जो कि परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी 2 टाइप होती है, सही है।
एक को हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी और एक को हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी देखा। एंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एंड टोटल एनर्जी क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल एनर्जी हमारे पास इन दोनों की एडिशन होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक दोनों को ऐड कर लें तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी, जो कि बराबर है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास जो एनर्जी है ये कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली वो लॉस हो रही होती है, गेन हो रही होती है, लेकिन जो सिस्टम की जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो लिखते हैं कि दस द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो एनर्जी है बेसिकली वो बराबर है, वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है के बराबर, तो ये वही चीज़ बन जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर हमने देखा है ऊपर अभी, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी तीसरी एप्लीकेशन जो कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम हमारे पास बेसिकली क्या है, तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास सिंपल एक हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट की मदद से बेसिकली हम एक पॉइंट मास को हैंग करवाते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर पॉइंट मास, ये हमारे पास बेसिकली होता है पॉइंट मास, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मास है ये मूव करते हैं लाइक टू एंड फ्रो इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ये जो पेंडुलम है इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। और इसकी तीसरी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीसरी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं वो क्या है, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक है, राइट। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, ठीक है। इस हमने सपोर्ट के साथ इसको फिक्स किया। इन एक्सटेंसिबल, ठीक है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है हमारे पास है ये इन एक्सटेंसिबल है, ठीक है। ये एक्सटेंस नहीं हो सकता, इसकी लेंथ में इजाफा नहीं हो सकता। द मोशन ऑफ एन अनडैप्ड पेंडुलम अप्रॉक्सीमेट्स to simple harmonic motion if the amplitude is very small relative to the length of the rod। तो बेसिकली एंगल हमारे पास जो है वो लेस देन होना चाहिए। अब कितना लेस होना चाहिए, तो एंगल हमारे पास बेसिकली लेस देन 5 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, सही। एंगल शुड बी लेस देन 5 डिग्री, तो 5 डिग्री से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि साइन थीटा हमारे पास तकरीबन बराबर होता है थीटा के। ये उसी वक्त होता है जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम वाले केस में हम लोग जो फार्मूला ड्राइव करते हैं वो फार्मूला बेसिकली हमारे पास इसी बिहाफ पे ड्राइव होता है, सही है। इन द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटेड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि स्मॉल एंगल पर जो मोशन है पेंडुलम की वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट टू द एम्पलीट्यूड एंड मास ऑफ द पेंडुलम। हमारे पास जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड एंड मास ऑफ द पेंडुलम से।
हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एम्पलीट्यूड एंड मास से इंडिपेंडेंट होता है। सही है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड एंड मास दोनों ही जो है वो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में नहीं आते। सही है ना, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, तो इसमें मास नहीं है और इसमें एम्पलीट्यूड नहीं है। तो मास को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, या फिर पेंडुलम के एम्पलीट्यूड को हम बढ़ाते जाएं, तो टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट टू एम्पलीट्यूड एंड द मास ऑफ द पेंडुलम। आपसे कहा जाए कि हमने पेंडुलम के मास 2 kg मास को रिप्लेस कर दिया 5 kg मास से, तो बताइए टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जवाब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो फॉर्मूले में आता ही नहीं है। बट नॉट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर जो है वो डिपेंड करेगा ये। सही है हमारे पास, तो लिहाजा इस जी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एम्पलीट्यूड और मास को तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट जी जो टी जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास इस जी पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, एंड टाइम पीरियड हमारे पास प्रोपोर्शनल है 1/√g के। ठीक है, सो ये दो रिलेशन यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो 4 आप पुट करेंगे तो जवाब क्या आएगा? जवाब आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, 2 सेकेंड आ जाएगा या 2 टाइम्स आ जाएगा। अब हमारे पास बेसिकली इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड कि पेंडुलम जो है बेसिकली 1 वाइब्रेशन कितने देर में करेगा। ठीक है, 2 बाई कॉन्स्टेंट लेंथ है यहाँ पर, L लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, और G हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। राइट, देखें अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, 0.5 हर्ट्ज। तो बताइए इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या हो गई? सबसे पहले आप यहाँ से फाइंड आउट करें टाइम। ठीक है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या है? 1/f के बराबर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 0.5। ठीक है, एक काम ये भी हो सकता है 0.5 पुट करने से पहले कि आप इस 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, है ना, हाफ है ना, 1/2 लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पुट करें हाफ, तो इस 2 को ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा t बराबर है 2 सेकेंड के। सही है, t हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ रहा है? 2 सेकेंड। तो हमारे पास अगर कोई पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 है, तो उस पेंडुलम को कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। ठीक है, सेकेंड पेंडुलम हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम है जिसकी टाइम पीरियड कितनी होती है? 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम, ठीक है, सेकेंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो कितनी होती है? हमारे पास 2 सेकेंड होती है। सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? तो सेकेंड पेंडुलम की लेंथ हमारे पास बेसिकली लेंथ ये होती है 1 मीटर के बराबर। तो ये कांस्टेंट आपने याद रखना है। सही, और अगर आप चाहें तो इसको मालूम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, मालूम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा अभी। सही, किस तरह से होगा ये। तो इसका मतलब है 1 मीटर करेक्ट है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और हमारे पास आपको पता है कि अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 1000 मिलीमीटर। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त हैं। तो ऑल ऑफ देम, डी हमारे पास राइट आंसर है।
इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि t बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, टाइम पुट करना है 2 और ये 2 पाई को आप ले आए नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास एल ओवर जी। अब एक काम ये हो सकता है कि ये 2 है और ये 2 है, इसको अभी आप कैंसिल नहीं करें फिलहाल, अब इसको कर लें आप स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा 2/2 पाई होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे, सो दिस विल बिकम एल ओवर जी। ठीक है, अब एक काम ये हो सकता है कि यहाँ से 2 को 2 कैंसिल करा दें, हो जाएगा 1/पाई, तो 1 का स्क्वायर 1 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, एल अपॉन जी। हमारे पास पाई स्क्वायर जो है ये तकरीबन बराबर होता है जी के, तो ये इससे आप करें कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से एल हमारे पास क्या आएगा 1 मीटर, तो लेंथ हमारे पास है बेसिकली 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, या फिर 100 सेंटीमीटर का है, आप 1000 मिलीमीटर का है, एक ही बात है, राइट। तो इसीलिए हमने ऊपर डायरेक्ट किया था, बाकी इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा टोटली आपके ऊपर, सही, कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास एम। ठीक है, हमारे पास एक मास है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, उसके मास को हम एम कह रहे हैं, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है स्प्रिंग से और उसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड है। कहते हैं इफ अलोंग विथ अनदर मास ऑफ 2 kg इज ऑल्सो सस्पेंडेड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बेसिकली मास को सस्पेंड कर दिया 2 kg, increase by 1 second, the period of oscillation increase by 1 second, the mass m will be। अब कंडीशन क्या है, पहले हमारे पास एक मास है, ठीक है m, उसमें हमने एक और मास को ऐड करा दिया, तो जो उसका पहले ऑसिलेशन है वो 2 सेकेंड है, तो बाद में हमारे पास जो टाइम पीरियड फर्क आया वो आ गया 1 सेकेंड, इंक्रीज हो गया 1 सेकेंड, बढ़ गया। तो बताइए मास m क्या होगी। ठीक है, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद है हमने रिलेशन देखा था, उस रिलेशन में क्या था कि T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है, ये हमारे पास बराबर था अंडर रूट M1 डिवाइड बाई M2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास T1 क्या है 2 सेकेंड और T2 क्या होगा, तो T2 हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1। ये क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड तो पहले 2 था, बाद में इजाफा हुआ 1 का, तो उसको हमने इजाफा कर दिया यहाँ पर। M1 हमारे पास क्या है m के बराबर, तो M2 हमारे पास क्या होगा, M2 हमारे पास हो जाएगा, पहले m था, हमने फिर मास को बढ़ाया कितना 2 kg, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। इसको आप यूँ समझें कि हमारे पास बेसिकली इस तरीके से मास m था, ठीक है, स्प्रिंग है ये, और हमने एक और मास को ऐड कर दिया नीचे, तो टोटल मास कितना होगा, जाहिर बात है m +2 हो जाएगा ना, अंदर मास 2 kg, तो हमने 2 किया, तो मास कितना हुआ टोटल m +2 हुआ, तभी यहाँ पे हम डायरेक्ट m +2 लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक, ये हो जाएगा 2/3 m ओवर m +2। ठीक है, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग वन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 इज इक्वल्स m ओवर m +2। तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3, तो सिंपल m ओवर m +2 ये बराबर आ जाएगा 2/3 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल्स 2m +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल्स 2m +4, दिस विल बिकम 3m। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, सो दिस इज 4/9, ये हमारे पास है 4/9 एंड दिस वन विल बी
सिंपल ये हो जाएगा 9m इज इक्वल्स 4 इंटू एम प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9m इज इक्वल्स 4m प्लस 8, सही है, 4 2 8। So this will become 9m minus 4m is equals 8. So this will become 5m is equals 8. So m will be equals, ठीक है, 8 upon 5. So 8 upon 5 का मतलब क्या हुआ? 8 upon 5 का मतलब ये हुआ कि 5 1 टाइम्स में 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3, तो यहाँ पॉइंट लगाकर आप 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। दिस विल बिकम 1.6। तो बेसिकली हमारे पास ये जो 8/5 है ये 1.6 के बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास ये करेक्ट है, 1.6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड। हमारे पास सेकेंड पेंडुलम है जिसके टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, फिक्स है, ये आपने याद रखना है। द स्फेरिकल होलो बॉब हैज़ अ मास ऑफ 5 ग्राम, ठीक है। हमारे पास जो बेसिकली मास है वो 5 ग्राम है, यानी कि हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, और उस जो पेंडुलम की लेंथ है उसको हमने एल कहा हुआ है, और इसका जो मास है इस वक्त ये है 5 ग्राम, ठीक है। कहते हैं दिस इज रिप्लेस, हमने इसको रिप्लेस कर दिया बाय अनदर सॉलिड बॉब ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, सेम रेडियस है, पर जो उसका मास है वो 100 ग्राम है। यानी कि हमने क्या कर दिया है, इस पेंडुलम को हमने बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है कि लेंथ सेम रखा है, जस्ट हमने इस मास को रिप्लेस कर दिया और इस मास को हमने कितना कर दिया, सपोज दैट इसको हमने यहाँ पे कर दिया 100 ग्राम। तो बताइए टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने आपको बेसिकली बताया था कि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो आप देख लें इस टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में कहीं पर भी मास नहीं है, सही है ना। सिंपल पेंडुलम के केस में, जब हम सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं तो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं पर भी मास का जिक्र नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मतलब मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम मास कुछ भी रिप्लेस करवा दें, किसी भी मास से रिप्लेस करवा दें, तो टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा पहले भी टाइम कितना है, 2 सेकेंड, तो बाद में भी टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड। तो सी हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent ऑफ मास, ठीक है। तो मास से इंडिपेंडेंट होता है। और एक बात और मैं ऐड करूंगा कि एम्पलीट्यूड से भी इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड भी अगर आप बढ़ाएं तो टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता है, सही है। तो ये एक एडिशनल बात थी जो कि मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं गया था। तो बहरहाल यहाँ पर जो है सिंपल मैथ्स है, तो मैथ्स को अगर आप रिप्लेस कर दें हैवी से, लाइटर से, किसी भी मैथ्स से, तो टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर एमसीक्यूज देकर पूछ लेते हैं तो फिर वहाँ पर जो है ना वो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, तो लिहाजा आपने ये बात याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ से हैंग किया हुआ है, ठीक है।
अब जैसे ही हम इस पॉइंट पर लाके इस पेंडुलम को रिलीज करेंगे, ठीक है, तो जितनी वाइब्रेशन ये 1 सेकंड में करेगी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची और 1 सेकंड पूरा हो गया, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुंची, इसका मतलब है इसने हाफ वाइब्रेशन किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 0.5 हर्ट्ज। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ईच सेकेंड होता है, सही है। तो बेसिकली यहाँ पर हाफ वाइब्रेशन हुई है 1 सेकेंड में, तो ये बन गया 0.5 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। F इज इक्वल्स 1/T है एंड इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, और इसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, राइट। एक सवाल आमतौर पर होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, हमने ये बताना है। तो सिंपल हम इसको देख सकते हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके बराबर आएगा। तो देख लें यहाँ पर सिंपल है, F बराबर है 1/T के, तो सिंपल T को यहाँ भेजिए तो क्या हो जाएगा, T मल्टीप्लाई बाई F, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो सिंपल इसका आंसर है 1। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास बेसिकली किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सही। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव सेकंड पेंडुलम, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड पेंडुलम की बात करें तो सेकंड पेंडुलम हमारे पास बेसिकली क्या है, कहते हैं सेकंड पेंडुलम इज दैट विच टेक्स 2 सेकंड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। सेकंड पेंडुलम हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम है जिसको 2 सेकंड दरकार है, 2 सेकंड चाहिए इसको एक चक्कर मुकम्मल लगाने के लिए। यानी कि यहाँ से अगर हम रिलीज करें तो ये यहाँ पर आए और वापस यहाँ से यहाँ पर पहुँचे, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग 1 वाइब्रेशन, ठीक है। तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होती है बेसिकली, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, जो कि यहाँ पर इस केस में 2 सेकंड के बराबर है, राइट। कहते हैं कि इट लेंथ इज अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है, तकरीबन 1 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 0.5 वाइब्रेशन पर सेकंड, या फिर इसको आप हर्ट्ज कह सकते हैं। अब जाहिर बात है टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी 0.5 ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1/T। तो यहाँ पर अगर हम 1 को ऐसे ही छोड़ें, T कितना है, 2 सेकंड, तो कितना हो गया, हाफ हो गया, अल्टीमेटली 0.5 आ गया, 0.5 हर्ट्ज, क्लियर। तो सेकंड पेंडुलम एक ऐसे पेंडुलम है जिसकी टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि उसको एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए हमें 2 सेकंड चाहिए, और उसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर है अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन। एंड फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास नंबर 1 ये था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम को, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया प्रोजेक्शन को, फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनकी डेरिवेशंस जो हम करते हैं, इनसे आने वाले रिजल्ट्स को देखा हमने, और उनमें हमने तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब आते हैं हम लोग इसके MCQ की तरफ, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह से बेसिकली हमसे पूछे जाएंगे, राइट। तो चले आए हम लोग इसमें MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन जो है बेसिकली वो क्या है, तो सिंपल सी बात है, पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो कि रिपीट होती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर ए बी सी जो इररेलेवेंट है सारे आप वैसे ही पढ़ लें। तो अगर आपने टॉपिक को समझा हुआ है तो आपको ये MCQs काफ़ी इजी लगेगा। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट MCQs की तरफ आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट MCQs ना करें, पहले आप अच्छे से चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें आप जो ग्रिप हासिल करें, तो उसके बाद फिर रेलेवेंट MCQs को देखें, राइट। तो चीज़ें आपको बड़ी आसान लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। जो सिंपल पेंडुलम है बेसिकली, तो इसका टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, तो जवाब है सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, तो t बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के, राइट। तो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे एंड जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, ठीक है। यहाँ कहीं पर भी मास नहीं है, तो लिहाजा मास c तो होगा नहीं एंड d तो होगा नहीं, ठीक है। d में खुद जो है वो टाइम लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ पे टाइम पूछ रहा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं हाउ लॉन्ग मस्ट अ सिंपल पेंडुलम बी इन ऑर्डर टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। कहते हैं हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ क्या होगी अगर हमारे पास टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो, ठीक है। तो लेंथ बेसिकली हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के। तो t हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 इज इक्वल्स, अच्छा एक काम करते हैं डायरेक्ट इस 2 पाई को भी डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो 2 पाई, ठीक है, एंड दिस विल बिकम L ओवर G, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स L ओवर G स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल पूरे पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, एंड दिस स्क्वायर विल बी कैंसिल फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट, दिस विल बिकम L ओवर G। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन बताई थी पहले भी, और दोबारा भी देख लेते हैं कि पाई स्क्वायर तकरीबन बराबर होता है G के। तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू को कैंसिल कर दें इससे, तो 1/4 से क्या मुराद है, 1/4 का मतलब है 0.25, ठीक है, मीटर। तो लेंथ हमारे पास आ रही है 0.25 मीटर, ठीक है, जो कि ए हमारे पास राइट आंसर है। 1/4 को हमने डिवाइड कैसे किया है, तो सिंपल है 1/4, तो 1 जो है वो इनसाइड लिख लें आप, पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0, तो 2 टाइम्स में कितना आएगा 8, एंड 2 यहाँ पे कैरी करेगा, ये हो जाएगा 20, तो 4 5 20, so this is 20, so we have 0.25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि एन ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन इज ऑलवेज अंडर। बेसिकली हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है वो किसके अंडर होता है, वजह क्या है, ठीक है। तो ए में लिखा हुआ है एन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया, बी में लिखा हुआ है एन अप्लाइड फोर्स, सी में लिखा हुआ है पीरियोडिक फोर्स, डी में लिखते हैं कि अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद करें कंडीशन क्या थी, वाइब्रेटरी मोशन की कंडीशन क्या थी कि सिस्टम के पास जो है वो इनर्शिया होना चाहिए और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन उसी वक्त होती है जब सिस्टम के पास इनर्शिया हो और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हो, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बिना जो है वो ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास क्या होता है, तो ए में लिखते हैं टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट,
पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जवाब है सी और डी। नहीं हो सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, कन्वर्ट हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। हाँ अलबत्ता टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की कांस्टेंट होती है। तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। ए हमारे पास नहीं हो सकता कि मोमेंटम भी कंजर्व है या फिर कांस्टेंट है, राइट। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।